हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम सब मिलकर पढ़ते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। दोस्तों हमने पार्ट 1 में समझा था भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में क्या होती है नागरिकता। तो दोस्तों हमें एक चीज समझ में आई कि संविधान लागू होने से पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा और किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, इसके संबंध में उपबंध कहाँ है दोस्तों। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 के बीच में है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 11 यह स्पष्ट करता है कि भारत की संसद को यह शक्ति है कि वो भविष्य में अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है, मतलब कब 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है तो उसके संबंध में कानून बना सकती है। तो उसके संबंध में क्या हुआ दोस्तों, भारत की जो संसद है, भारत की जो केंद्र सरकार है, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाई दोस्तों। और आज वर्तमान में या संविधान लागू होने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता चाहिए या भारत की नागरिकता समाप्त करवानी है, उसके संबंध में प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है दोस्तों। चलिए फिर दूसरे सरल शब्दों में समझते हैं कि संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने तक भारत की नागरिकता किसे मिलनी चाहिए या भारत की नागरिकता किसे नहीं मिलनी चाहिए, इसके संबंध में प्रावधान कहाँ है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में है दोस्तों। लेकिन जैसे ही भारतीय संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 के बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारत की नागरिकता हम कहां से प्राप्त करेंगे दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 से प्राप्त करेंगे दोस्तों। अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है या भारत की नागरिकता त्यागनी है तो उसके संबंध में प्रावधान कहाँ है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो क्लियर है दोस्तों। भारतीय संविधान लागू होने के बाद हमें नागरिकता अगर लेनी है या नागरिकता त्यागनी है तो कहां से, नागरिकता अधिनियम 1955 से स्पष्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि नागरिकता क्या होती है दोस्तों। तो हम सरल शब्दों में समझेंगे कि नागरिकता जो है दोस्तों वो राज्य और नागरिक के बीच एक अंतर संबंध है। चलिए फिर से समझते हैं। राज्य और नागरिक के बीच एक अंतर संबंध है जिसमें राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार, कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य, कुछ दायित्व दिया जाता है जिसका प्रयोग करके नागरिक जो है अपने संवैधानिक पद को ग्रहण कर सकता है या संवैधानिक पद को ग्रहण करने के योग्य बनता है दोस्तों। अर्थात हम भारत के संबंध में देखेंगे तो भारत का नागरिक ही केवल वह व्यक्ति है दोस्तों जो संवैधानिक पद यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर न्यायाधीश का पद ग्रहण कर सकता है। अन्य कोई भी विदेशी राज्य का व्यक्ति भारतीय संवैधानिक पद को ग्रहण नहीं कर सकता है दोस्तों। इसलिए नागरिकता जो होती है दोस्तों किसी भी संवैधानिक पद को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को योग्य बनाती है। स्पष्ट है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 जो है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोस्तों हम नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर से समझते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए समझते हैं वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। उसका उल्लेख कहाँ है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से लेकर के धारा 7 तक में उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से लेकर धारा 7 में यह उल्लेख है कि हम किन किन तरीकों से भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं धारा 3 के बारे में दोस्तों, क्या कहता है धारा 3 और धारा 3 के अंतर्गत हम कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए समझते हैं। तो जन्म से नागरिकता दोस्तों, जन्म से नागरिकता, धारा 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कैसे, चलिए समझते हैं कि भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, धारा 3 क्या कहता है कि जन्म से नागरिकता के बारे में बताता है कि व्यक्ति अपने जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। कैसे, तो भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को,
मतलब संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन को या उसके पश्चात, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। चलिए क्लियर कर देते हैं दोस्तों कि भारत नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा स्पष्ट करती है कि जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। तो जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त होगी दोस्तों, कि अगर किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है, अर्थात भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म, ठीक है। चलिए फिर सरल शब्दों में समझते हैं कि जन्म से नागरिकता क्या होती है दोस्तों। तो जन्म से नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भारत की नागरिकता जन्म से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। दोस्तों क्लियर है कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 26 जनवरी को, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी को होता है या 26 जनवरी के पश्चात होता है या 26 जनवरी 1950 के बाद होता है, किसी व्यक्ति का अगर जन्म 26 जनवरी 1950 को होता है या 26 जनवरी 1950 के पश्चात होता है, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले अगर हुआ है, कहाँ, भारत में हुआ है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम समझते हैं, इसमें बहुत दुविधा आ गई दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं प्रकट होने लगी दोस्तों। इसका मतलब कैसे, अगर कोई विदेश की महिला है, अगर कोई विदेश की महिला है, गर्भवती हुई और भारत में आ गई घूमने के लिए दोस्तों, और भारत में डिलीवरी हो गया उसका, तो वो जो डिलीवरी हुआ बच्चा है कहाँ का माना जाएगा दोस्तों, भारत का नागरिक हो गया। कैसे भारत का नागरिक हो गया, और कोई अगर पाकिस्तान से आ गया, मान लो कोई महिला आई और यहाँ महिला आके डिलीवर हो गई, तो कहाँ का नागरिक माना जाएगा बच्चा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसे में दिक्कतें आने लगी दोस्तों कि कहीं का, अगर कहीं की महिला आई यहाँ आकर डिलीवरी हो गया तो भारत का नागरिक हो जाता है। ऐसे में बहुत सारी अड़चनें और समस्याएं पैदा हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कि धारा 3 क्या कहता है। जन्म से नागरिकता, अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके से अगर भारत में जन्म हो जाए, भारत की भूमि पर जन्म हो जाए, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। धारा 3 ये समझाती है कि जन्म से नागरिकता, अगर उसके माता पिता विदेशी भी हैं, अगर उसके माता पिता विदेशी भी हैं, फिर भी अगर उसकी माता भारत में घूमने आई, कब, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले अगर घूमने भी आई और भारत में डिलीवरी करवाई अपने बच्चे का, चाहे तो उस बच्चे का जो नागरिकता है वो भारत का नागरिक माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं आने लगी दोस्तों कि कहीं कहीं की महिलाएं प्रेग्नेंट होकर यहाँ पे अपनी डिलीवरी करवा लें और बच्चा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ऐसे में बड़ी समस्याएं आने लगी। तो क्या हुआ दोस्तों कि फिर एक संशोधन किया गया, और संशोधन में क्या क्या बताया गया दोस्तों कि 1 जुलाई 1987 को या उसके पश्चात, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के पूर्व जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। चलिए फिर समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू से समझते हैं कि धारा 3 क्या कहना चाहती है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति है, अब ये समझिए, अब हम यहाँ भारत की बात नहीं करते हैं, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन कब हुआ हो, 26 जनवरी को हुआ हो या उसके 26 जनवरी 1950 के पश्चात हुआ हो, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो, तो भारत का नागरिक माना जाएगा दोस्तों, चाहे उसके माता पिता कहीं के किसी भी देश के नागरिक हो दोस्तों। क्लियर है, फिर समझते हैं। फिर क्या हुआ, ए वाला प्रावधान में बड़ी सारी समस्याएं आने लगी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जितने भी बच्चे, चाहे उनके माता पिता कहीं के हो, अगर उनकी डिलीवरी या फिर उनकी पैदाइश भारत की हो, तो भारत के नागरिक मानने लगे। ऐसे में बड़ी दिक्कत आने लगी। तो फिर दूसरा प्रावधान क्या जुड़ा दोस्तों कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के पूर्व, मतलब 1987 से पहले, 1987 के बाद और 2003 के पहले जितने बच्चे पैदा हुए, उसमें से कम उनकी माता या उनका पिता भारत का नागरिक हो, तभी वो जो बच्चा पैदा हुआ है भारत का नागरिक माना जाएगा दोस्तों। चलिए फिर समझ लेते हैं कि 1987 के बाद और 2003 के पहले जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं भारत में, उनके माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो, नहीं तो भारत का नागरिक बच्चा जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। माता या पिता को भारत का नागरिक, माता या पिता को
कि इसमें से किसी एक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तभी वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा दोस्तों। क्लियर है? दो चीज आप समझ गए होंगे कि धारा 3 क्या बताती है कि कोई भी बच्चा अगर भारत में जिसका जन्म हुआ है, कब हुआ है, 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1987 के पहले अगर हुआ है उसका जन्म, तो भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके माता पिता भारत के नागरिक हो या ना हो। लेकिन दूसरा प्रावधान जब जोड़ा गया दोस्तों, तो क्या क्लियर किया गया कि 1987 के बाद अगर बच्चे की पैदाशी भारत में होती है और 2003 से पहले, मतलब 1987 के बाद बच्चा पैदा होता है और 2003 के पहले अगर भारत में कोई बच्चा पैदा होता है, तो कम से कम उसके माता या उसका पिता भारत का कम से कम नागरिक होना चाहिए, नहीं तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे में बड़ा दिक्कत होने लगा दोस्तों इसमें भी कि मतलब भारत की कोई महिला है, बाहर का कोई भी व्यक्ति आ गया, आके उसको प्रेग्नेंट कर दिया, फिर उसकी डिलीवरी हो गई, तो वो भारत का नागरिक होने लगा उसको। ठीक है, ऐसे में भी बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो फिर क्या संशोधन किया गया दोस्तों कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया दोस्तों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात, उसके फिर से समझते हैं कि फिर संशोधन करके क्या लाया गया दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया। जब ये प्रारंभ हुआ या उसके पश्चात जितने भी बच्चे भारत में पैदा हुए हों, कम से कम उनके माता या पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए। अब देखिए क्या प्रावधान हो गया है 2003 के बाद, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात। इसका मतलब समझ लीजिए कि जब से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, उसके बाद जितने भी बच्चे भारत में पैदा हुए हैं, उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। चलिए, अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए कि माता या पिता में से एक भारत का नागरिक हो, माता या पिता में से एक भारत का नागरिक अनिवार्य रूप से हो, और दूसरा कैसा होना चाहिए, अवैध प्रवासी न हो, मतलब जिसका वीजा पासपोर्ट एकदम विधि संगत हो। ठीक है, चलिए समझ जाते हैं क्या कहता है धारा 3। इतना तो आपने समझ लिया, फिर इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझ लेते हैं धारा 3 के बारे में। तो दोस्तों ऐसे समझते हैं धारा 3 के बारे में। तो धारा 3 क्या कहता है कि जन्म से नागरिकता, कोई भी व्यक्ति का अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में होता है, कब होता है दोस्तों, 1950 के बाद होता है और 1987 से पहले पर होता है। 1950 के बाद 1987 के पहले अगर किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होता है, तो भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके माता पिता भारतीय हो या ना हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर। फिर दूसरा जब संशोधन हुआ दोस्तों, क्या क्लियर हुआ कि 1987 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए और 2003 के पहले जितने बच्चे पैदा हो गए, वो उनमें से माता या पिता कोई एक भारत का निवासी जरूरी रूप से होना चाहिए। ठीक है, तभी वो भारत के नागरिक होंगे। और तीसरा संशोधन क्या है दोस्तों कि 2003 के बाद जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर माता पिता दोनों भारत के नागरिक नहीं है, तो माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा जो है अवैध प्रवासी न हो, मतलब जिसका वीजा पासपोर्ट एकदम विधि संगत हो, लॉफुल हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 4 से हम कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो अनुच्छेद 4 बताता है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर हम कैसे भारत की नागरिकता अर्जित करेंगे दोस्तों, इसके संबंध में अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होगी दोस्तों। तो दोस्तों, भारत से बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ठीक है दोस्तों, वंश के आधार पर नागरिकता हम कैसे अर्जित करेंगे, तो भारत के बाहर जितने भी व्यक्तियों का जन्म हुआ है, भारत के बाहर जितने भी व्यक्ति हैं जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है, भारत से बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। चलिए वंश के आधार पर नागरिकता कैसे अर्जित करेंगे, भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कैसे, भारत से बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसका जन्म कब होता है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंडीशन है, शर्त है, उस पर लागू होता है दोस्तों कि वंश के आधार पर नागरिकता हमें कैसे मिलेगी। अगर भारत से बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है, यदि उसका, फिर से समझते हैं कि वंश के आधार पर नागरिकता हमें कैसे मिलेगी, यदि व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो। ठीक है, लेकिन कब हुआ हो, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के पश्चात हुआ हो, मतलब जब संविधान लागू हो गया उसके बाद हुआ हो, एवं 10 दिसंबर 1992 के पूर्व हुआ हो। चलिए अब क्लियर करते हैं, समझ जाते हैं दोस्तों कैसे होता है वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्ति। तो समझते हैं वंश के आधार पर नागरिकता हमें कैसे मिलेगी। तो अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म
26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले, मतलब 1950 के बाद और 1992 के पहले, इन दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है, और उसका पिता क्या हो, भारत का नागरिक हो, मतलब जो बच्चा विदेश में पैदा हुआ हो उसका पिता जो है भारत का नागरिक हो, और जो बच्चे की पैदाइश ही कब की हो, 26 जनवरी 1950 के बाद का और 1992 के पहले का अगर बच्चा पैदा होता है, चाहे विदेश में होता है, पैदा होता है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। और अगर 10 दिसंबर 1992 के अगर पश्चात जन्म हुआ है, ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया संविधान लागू होने के बाद, और 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो पिता जो है वो भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक है बच्चा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 10 दिसंबर 1992 के पश्चात अगर उस लड़के का जन्म हुआ है विदेश में, तो माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, तो इसमें अब क्लियर हो गया कि माता या पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो बच्चा जो है भारत का नागरिक समझा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे और समझ जाते हैं कि 2003 में क्या संशोधन करके आया है कि 2003 के पश्चात जन्मा जो व्यक्ति, जो 2003 के पश्चात जो व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है, अगर 1 वर्ष के भीतर उसको रजिस्टर नहीं किया जाता है भारत के नागरिक के रूप में, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 4 के बारे में हम थोड़ा सा सरल शब्दों में समझते हैं क्या होता है अनुच्छेद 4 और क्या कहता है। तो हमें दोस्तों वंश के आधार पर नागरिकता हम कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, इसके संबंध में अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 4 बताता है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो और 10 दिसंबर 1992 के पहले हुआ, मतलब 1950 के बाद हुआ हो और 1992 के पहले हुआ, इन दोनों के बीच में हुआ हो, और उनका जो पिता हो भारत का अगर नागरिक हो, तो जो बच्चा है जो विदेश में पैदा हुआ है वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके आगे संशोधन हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, ऐसे में दिक्कत हो गया कि भारत मतलब बच्चे का जो पिता है, अगर मतलब वंश जो है किसके आधार पर मतलब माना जाता था, पिता के आधार पर, ऐसे में माताओं को बहुत दिक्कत होने लगी। हालांकि बच्चे तो माता से पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वंश जो है शुरुआती दौर पर पिता से माना गया। फिर ऐसे में दिक्कतें आने लगी, समस्याएं आने लगी, तो क्या हुआ दोस्तों कि फिर आगे संशोधन करके एक किया गया कि जिन बच्चे की पैदाइशी भारत से बाहर हुई हो, कब, 10 दिसंबर 1992 के बाद हुई हो, ठीक है दोस्तों, उनमें से और माता या पिता दोनों में से कोई भी भारत का अगर नागरिक हो तो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। नहीं समझे? चलिए फिर समझते हैं। सबसे पहले क्या व्यवस्था था, हम वंश के आधार पर मतलब हमें नागरिकता कैसे मिलती है दोस्तों, वंश के आधार पर नागरिकता हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रावधान था कि अगर जो बच्चा भारत से बाहर पैदा होता है, भारत से बाहर अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसका केवल बाप भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के बाहर अगर कोई लड़का पैदा मतलब भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है और उसका पिता भारत का नागरिक है, माता से मतलब नहीं है, अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति पैदा होता है और उसका पिता भारत का नागरिक है और जो बच्चे का जन्म जो भारत से बाहर जन्मा है उसका जन्म 1950 के बाद होता है और 1992 के पहले होता है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ऐसे में बड़ी समस्याएं आने लगी कि वंश का जो आधार है वो पिता को माना गया दोस्तों। ऐसे में माताओं को बहुत समस्याएं अड़चने पैदा हुई और माताओं के संघर्ष का कारण ही रहा कि फिर उसमें संशोधन हुआ। फिर माना गया कि 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर जितने भी बच्चे पैदा हुए उसमें से माता या पिता उसमें से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को भी भारत का नागरिक माना जाएगा दोस्तों। और फिर तीसरा 2003 में क्या संशोधन किया गया दोस्तों कि 2003 के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है भारत के बाहर और बच्चा जब जन्म हो जाता है उसका, तो 1 वर्ष के भीतर अगर उसे भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर नहीं कराया जाता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 5 के अंतर्गत हम भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो रजिस्ट्रीकरण के आधार पर नागरिकता हम कैसे अर्जित करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 5 बताता है कि रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता हम कैसे अर्जित करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इसके संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 5 में है दोस्तों। चलिए समझते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। तो रजिस्ट्रीकरण के द्वारा हम नागरिकता कैसे अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमें रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता चाहिए तो हमें अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए वो भारत में अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अर्थात वो विदेश से आया हो लेकिन वीजा पासपोर्ट के द्वारा आया हो, विधि संगत आया हो, लॉफुल आया हो, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। तो मतलब अगर रजिस्ट्रीकरण के द्वारा नागरिकता चाहिए, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता चाहिए तो व्यक्ति को अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, मतलब बाकायदे वीजा पासपोर्ट के द्वारा भारत में रह रहा हो दोस्तों। और कितने दिन तक रह रहा हो, 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो दोस्तों, 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो और वीजा पासपोर्ट के साथ रह रहा हो, मतलब अवैध प्रवासी न हो, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भारतीय महिला या पुरुष से कोई शादी करने वाला व्यक्ति भी है, भारत का नागरिक होगा, कैसे, लेकिन 7 वर्ष तक भारत में रहा हो दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर से समझ जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा, मतलब रजिस्ट्रीकरण के द्वारा हम भारत की नागरिकता को पाना चाहें तो कैसे पाएंगे। सबसे पहले कोई विदेश का व्यक्ति भारत में आएगा, कैसे, वीजा पासपोर्ट के द्वारा, मतलब अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, वैध प्रवासी होना चाहिए, ठीक है, और 7 वर्ष तक भारत में रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि गृह मंत्रालय को ऑनलाइन के माध्यम से मतलब नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करेगा दोस्तों, फिर जाके उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता उसे प्राप्त होगी दोस्तों, ठीक है। तो अवैध रजिस्ट्रीकरण के द्वारा नागरिकता चाहिए तो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, 7 वर्ष तक भारत में रहना चाहिए, तभी जाके उसको मिलेगा दोस्तों। और अगर कोई व्यक्ति भारतीय महिला से या पुरुष से अगर शादी करता है, विदेश का व्यक्ति, अगर कोई विदेश का व्यक्ति है जो भारतीय महिला से या पुरुष से शादी करता है तो ऐसे व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन कब, 7 वर्ष तक कम से कम वो भारत में रहा हो दोस्तों, तब जाके वो आवेदन कर सकता है और गृह मंत्रालय उसको अप्रूव करेगी और जाके भारत का नागरिक होगा दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं कि अनुच्छेद 6 के द्वारा हम देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों। देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे उसके संबंध में अनुच्छेद 6 क्लियर करता है दोस्तों। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता हम कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये कि जिस व्यक्ति को देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना है उसे अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी न हो। चलिए दोस्तों इसको क्लियर कर देते हैं आपको कि देशीकरण द्वारा नागरिकता ही ऐसी व्यवस्था है अनुच्छेद 6 में जिसके द्वारा विदेश का कोई व्यक्ति, विदेश और जिनके माता पिता भारत के कभी ना हो, जिनका वंश कभी भारत में ना हो, विदेश का कोई भी व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है और भारत में नागरिक के रूप में निवास कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देशीकरण ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विदेश के जो लोग हैं वो भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता हम कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये कि जो देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना है तो सबसे पहले भारत में जो वो व्यक्ति को रहना होगा, कैसे, अवैध प्रवासी के रूप में नहीं बल्कि वैध प्रवासी के रूप में। मतलब देशीकरण के द्वारा अगर आपको नागरिकता की प्राप्ति चाहिए, देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता चाहिए तो उस विदेशी को कैसे आना होगा भारत में, अवैध प्रवासी न हो, मतलब वैध प्रवासी के रूप में आना चाहिए होगा, मतलब वैध प्रवासी के रूप में आना होगा, अर्थात वीजा पासपोर्ट के द्वारा इस देश में इंटर होगा और वो यहाँ पे रहेगा दोस्तों, तब उसको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। मतलब चलिए फिर समझते हैं कि अनुच्छेद 6 के अंतर्गत देशीकरण द्वारा नागरिकता अगर आपको प्राप्त करनी है, सबसे पहले समझते हैं कि जितने भी मतलब विदेश के लोग हैं जिनके माता पिता या फिर पूर्वज या फिर वंशज मतलब या वंश के लोग भारत से कोई संबंध नहीं रखते, अगर डायरेक्ट विदेशियों को मतलब अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो कैसे मिलती है, अनुच्छेद 6 के द्वारा देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जित करते हैं दोस्तों। तो क्या व्यवस्था है इसमें, अगर विदेश के लोगों को देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता चाहिए तो उन्हें कैसा होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, मतलब वीजा पासपोर्ट के द्वारा भारत में आना चाहिए मतलब बाकायदे। और दूसरा क्या शर्त है दोस्तों कि 12 वर्ष तक लगातार भारत में रहा हो या सरकार की सेवा में हो दोस्तों, ठीक है। उसे दूसरा कैसा होना चाहिए कि 12 वर्ष तक लगातार भारत में रहा हो या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा में हो दोस्तों। तीसरी क्या शर्तें हैं, 8वीं अनुसूची की एक भाषा को जानता हो दोस्तों, ठीक है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं दी गई हैं उसमें से कम एक भाषा का ज्ञान रखता हो, तभी उस व्यक्ति को देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और भी कुछ शर्तें हैं, जैसे
अगर वो भारत की नागरिकता चाहता है तो वो जहां का भी, जिस देश का वो नागरिक है, उस देश की नागरिकता को त्यागने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत शर्तें हैं, जैसे उस व्यक्ति का चरित्र जो है, सील जो है, अच्छा होना चाहिए। और बातें ऐसी हैं कि देशीकरण के द्वारा अगर नागरिकता चाहिए तो उसी देश के नागरिक को, उस देश के नागरिक को देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी, जिसके द्वारा, जहां का मतलब जैसे ऐसे समझते हैं कि देशीकरण के द्वारा अगर किसी विदेशी को नागरिकता चाहिए तो भारत का नागरिक अगर उसके देश में जाकर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर भारत का नागरिक उसके देश में जाकर के, जिस विदेशी को भारत की नागरिकता चाहिए, अगर जिस विदेशी को भारत की भी नागरिकता चाहिए, अगर भारत का भी नागरिक अगर उसके देश में जाकर के देशीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित कर सकता है, तभी उसे भारत की नागरिकता देशीकरण के आधार पर मिलेगी। चलिए फिर से समझते हैं, सरल शब्दों में समझते हैं कि देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे विदेशियों को मिलती है। तो जैसा ये मेरा देश है और विदेशी का देश है, ठीक है, विदेशी के देश से अगर विदेशी के देश को, ठीक है, विदेशी का जो देश है, अगर उसके नागरिक को हमारे देश में नागरिकता चाहिए या फिर हमारे नागरिक को उसके देश में नागरिकता चाहिए, तो दोनों के देश में देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए कि भारत का भी नागरिक, मतलब भारत का भी नागरिक अगर उसके देश में जाकर के देशीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित कर सकता है, तभी विदेशी जो है हमारे भारत में देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जित कर सकता है। नहीं समझे? चलिए फिर समझाते हैं कि जैसे हमारा भारत है, या फिर ये विदेश ले लो, ठीक है, तो भारत, ये जो विदेश का जो यहाँ का नागरिक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता भारत में कैसे अर्जित करेगा? जब भारत का नागरिक विदेशी के देश में जाकर के देशीकरण द्वारा नागरिकता अगर अर्जित कर सकता है, तभी विदेश का नागरिक जो है ना, भारत में देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जित कर पाएगा। ये कंडीशन है दोस्तों। चलिए फिर समझ जाते हैं सरल शब्दों में कि अगर हमारे भारत का नागरिक उसके देश में जाकर के देशीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित कर सकता है, तभी उस देश का नागरिक इसमें देशीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित करेगा, नहीं तो अर्जित नहीं कर पाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, समझते हैं। तो कैसा होना चाहिए? विदेशी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, 12 वर्ष तक लगातार भारत में रहा हो या सरकार की सेवा में हो। सरकार कोई भी हो सकती है, भारत सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार भी हो सकती है दोस्तों। और 8वीं अनुसूची की एक भाषा को जानता हो दोस्तों। और चौथा क्या है? अच्छे चरित्र और शील का व्यक्ति हो दोस्तों। और जब भारत की नागरिकता ग्रहण करने वाला हो तो आवेदन पत्र में अपने देश की नागरिकता को त्यागने का शपथ पत्र होना चाहिए, या ठीक है दोस्तों, शपथी होना चाहिए, या फिर यह है दोस्तों। चलिए इतने सब कंडीशंस अगर वो फुलफिल करता है दोस्तों, अवैध प्रवासी नहीं, अगर कोई विदेशी अवैध प्रवासी नहीं है, 12 वर्ष तक भारत में रहा है, 8वीं अनुसूची की एक भाषा आती है, अच्छे चरित्रशील का व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, और अपने जो देश की नागरिकता को त्यागने का शक्ति है, तभी जाके मान लीजिए दोस्तों देशीकरण के आधार पर उसको नागरिकता प्राप्त होगी दोस्तों। या फिर एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता है दोस्तों, ऊपर बताए हुए इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो उसे कैसा होना चाहिए? उसे विज्ञान के क्षेत्र में, उसे कला के क्षेत्र में, उसे साहित्य के क्षेत्र में, उसे दर्शन के क्षेत्र में, विश्व शांति के क्षेत्र में या मानव प्रगति के क्षेत्र में सेवा की हो दोस्तों। चलिए फिर समझते हैं। अगर देशीकरण के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे समझते हैं, देशीकरण के आधार पर अगर किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे कैसा होना चाहिए? अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, 12 वर्षों तक लगातार भारत में रहा हो व्यक्ति, और 8वीं अनुसूची की एक भाषा का ज्ञान रखता हो, अच्छे चरित्रशील का व्यक्ति हो, ठीक है दोस्तों, और अपने देश की नागरिकता को त्यागने के लिए शक्ति हो दोस्तों, तभी जाकर के उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी। अगर इतना नहीं फुलफिल करता हो कंडीशन, तो कैसा होना चाहिए? विदेशी व्यक्ति कैसा होना चाहिए दोस्तों? अगर विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो ये जो कंडीशंस है उसको फुलफिल करना होता है। अगर ये नहीं कर पाएगा तो कैसा होना चाहिए? अथवा में कि विज्ञान के क्षेत्र में उसे माहिर होना चाहिए, कला के क्षेत्र से संबंधित हो, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हो, दर्शन के क्षेत्र से संबंधित हो, विश्व शांति के क्षेत्र से संबंधित हो, मानव प्रगति के लिए सेवा की हो उसने, तब जाके अगर
फिर तब जाके अगर इतनी इन क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र से हो, मतलब विज्ञान के क्षेत्र से हो, कला के क्षेत्र से हो, या साहित्य के क्षेत्र से हो, या दर्शन के क्षेत्र से हो, विश्व शांति के क्षेत्र से हो, या मानव प्रगति के लिए सेवा किया हो, किसी भी क्षेत्र से हो, तो अगर केंद्र सरकार की समझ में, या फिर अगर केंद्र सरकार को ये लगता है, उस केंद्र सरकार के मन में हो कि इन सब क्षेत्रों में से है और अच्छे चरित्रशील का व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अनुच्छेद 7 में हम कैसे भारत की नागरिकता अर्जित करेंगे दोस्तों, तो अनुच्छेद 7 क्लियर करता है राज्य क्षेत्र को मिल जाने पर नागरिकता। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत हम भारत की नागरिकता कैसे अर्जित करेंगे, राज्य क्षेत्र के मिल जाने पर नागरिकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 7 स्पष्ट करता है दोस्तों, अगर भारत के राज्य क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्र या कोई राज्य या कोई देश मिल जाता है, चलिए फिर समझते हैं। अनुच्छेद 7 क्लियर करता है दोस्तों कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अगर किसी भी देश को या किसी राज्य को या किसी भूभाग को मिलाते हैं, तो वहां की जो नागरिक है, वहां की जो जनता है, उसे भारत का नागरिक या भारत का नागरिक समझा जाएगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी दोस्तों। ये क्लियर है। तो चलिए उदाहरण के रूप में हम समझ जाएंगे कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया दोस्तों, और वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई दोस्तों। चलिए उदाहरण के रूप में हम समझ जाते हैं कि 36वां जो संविधान संशोधन 1975 हुआ था दोस्तों, उसके द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा भारत में दिया गया, और वहां के जो नागरिक हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी गई दोस्तों। उससे पहले सिक्किम राज्य अलग देश हुआ करता था दोस्तों, जैसे ही भारत के राज्य क्षेत्र में मिला, वो भारत का 22वां राज्य बना, और भारत वो सिक्किम राज्य के अंतर्गत जितने भी उसके नागरिक जनता थे, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई दोस्तों। तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत हम राज्य क्षेत्र को, अगर किसी भी राज्य क्षेत्र को, भारत की राज्य क्षेत्र को, चलिए दोस्तों फिर समझते हैं कि अगर अनुच्छेद 7 के अंतर्गत अगर हम भारत के राज्य क्षेत्र में मतलब अगर भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी देश को मिलाते हैं, या किसी भी राज्य को मिलाते हैं, या किसी भी भूभाग को मिलाते हैं, तो वहां की जो जितनी भी जनता है, जितने भी नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। क्लियर है। चलिए, और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं मैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी वर्तमान में 6 बार संशोधन किया जा चुका है दोस्तों। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने बार संशोधन किया जा चुका है? 6 बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है। कब किया गया है, तो जल्दी समझते हैं। 1986 को किया गया था, 1992 में किया गया था, 2003 में किया गया था, 2005 में किया गया था, 2015 में किया गया था, 2019 में किया गया था। 1 2 3 4 5 6। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी वर्तमान तक 6 बार संशोधन किया गया है दोस्तों। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2016 में, 2019 में दोस्तों। कितनी बार? 6 बार। 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में दोस्तों। ठीक है। और समय समय पर इसमें संशोधन के साथ नई नई बातें, नई चीजें जोड़ी गई हैं, जिसके आधार पर भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त हो सके और भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो सके दोस्तों। अभी तक हमने ये समझा है दोस्तों कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम 5 प्रकार से भारत के नागरिक बन सकते हैं, और वो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से लेकर के 7 तक में स्पष्ट है दोस्तों। ठीक है। अब हम समझेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम भारत की नागरिकता कैसे त्याग कर सकते हैं, और भारत की नागरिकता से हमें कैसे वंचित किया जा सकता है दोस्तों। इसके संबंध में चलिए हम समझ जाते हैं थोड़ा सा। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगा? 3 तरीके हैं दोस्तों। 3 तरीके से भारत की नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। सबसे पहले क्या है? त्याग पत्र। दूसरा है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करना।
तीसरे में क्या है दोस्तों, नागरिकता से वंचित करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं कि अभी हमने समझा था कि हम 5 तरीके से भारत की नागरिकता पा सकते हैं। अभी हम समझेंगे 3 तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है 3 तरीकों से दोस्तों। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले, अगर हम भारत की नागरिकता, अगर कोई भी भारत का जो अगर नागरिक है, अगर भारत का नागरिक होते हुए भारत की नागरिकता से त्याग पत्र देता है दोस्तों, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, भारत का नागरिक मानने से इनकार किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। और दूसरा तरीका है दोस्तों, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करना। अगर कोई भी भारत का नागरिक विदेशी राज्य की नागरिकता अर्थात विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है। चलिए दोस्तों, ऐसे समझते हैं कि अगर कोई भी भारत का नागरिक है, फॉरेन की नागरिकता ले लेता है, ठीक है दोस्तों, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। और तीसरी में क्या है कि नागरिकता से वंचित करना। अगर केंद्र सरकार चाहे तो अगर ये देखती है, केंद्र सरकार अगर ये देखती है कि ये जो भारत का नागरिक है ना, भारत में रहने लायक नहीं है, इसकी गतिविधियां जो है ना, अविधिपूर्ण है, मतलब लॉफुल नहीं है, अवैध है, गैर कानूनी है, और विदेशी राज्य के शत्रु से मिला हुआ है, अन्य बहुत सारी चीजें हैं। अगर ऐसा देखता है केंद्र सरकार की भारत का ऐसा कोई भारत का नागरिक है जो विदेशी राज्य के शत्रुओं से तालमेल रखता है, या फिर भारत का मतलब शुभ चिंतक नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसे नागरिकता से वंचित कर सकता है दोस्तों। तो 3 तरीके हैं दोस्तों, 3 तरीके हैं जिसके आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले, अगर कोई भारत का नागरिक स्वतः ही त्याग पत्र दे दे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और दूसरा जो विधि है वो ये है कि अगर हम फॉरेन की नागरिकता अगर मतलब ग्रहण कर लें तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। और केंद्र सरकार चाहे तो भारत के नागरिक को नागरिकता से वंचित कर सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो भारत की नागरिक को नागरिकता से वंचित कर सकती है। अगर वो देखेगी, केंद्र सरकार को समाधान हो जाएगा कि हमारे जो भारत का नागरिक है विदेशी राज्य के शत्रुओं से मिला हुआ है और उसका तालमेल जो है आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, या फिर मतलब क्या है अपने भारत का विरोधी है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार भारत के नागरिक की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर देगी, वंचित कर देगी नागरिकता से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में समझा था कि भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान है, और संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से पहले किन किन व्यक्तियों को हम भारत की नागरिकता दिए, मतलब किन किन व्यक्तियों को संविधान लागू होने के समय पर भारत की नागरिकता दिए, किन किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता नहीं दिए, और भविष्य में किन व्यक्तियों को कैसे नागरिकता मिलेगी, इसके संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 संसद के द्वारा लाया गया है। और किसी भी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो 5 तरीके दिए गए हैं। अगर भारत की नागरिकता त्यागनी है, समाप्त करनी है, तो 3 तरीके दिए गए हैं दोस्तों। इन सब का हमने गहन और विस्तृत अध्ययन किया है दोस्तों। आशा करता हूं आपने इसको अच्छे तरह से समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए इसी के साथ मतलब आज का जो है हम क्लास खत्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आप सब लोगों ने मतलब नागरिकता के संबंध में पहली वाली वीडियो और इस वाली वीडियो को अच्छे तरह से समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों।